नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। किसान भाई अगस्त महीने में बाजरा की संकुल प्रजातियां जैसे ICMV 155, WCC 75, ICT प्रजातियां जैसे ICTP 8203 राज, ICMV 155, WCC 75, ICTP 8203 राज 171 की बुआई शीघ्र पूरी करें। लोबिया की टाइप 3269, टाइप 2 IGF 450 और UPC 5287 प्रजातियों की बुआई फलियां और दानों के लिए कर दें और टाइप 2 और UPC 4200 की बुआई चारे के लिए शीघ्र कर दें। साथ ही बैंगन और मिर्च की तैयार पौध की रोपाई करें। मध्यकालीन गोभी, गोल बैंगन की प्रजातियां इस माह रोपाई के लिए पौधशाला में बुआई करें। मत्स्य पालन के तालाबों के बांधों पर नींबू, केला, करौंदा आदि का रोपण करें और प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए किसान भाई अपनी फसलों का बीमा जरूर करा लें। मानसून की चाल से ग्वार कारोबारियों का कारोबार बिगड़ता नजर आ रहा है। कमजोर मानसून के बाद मूसलाधार बारिश के कारण मंडियों में आवक कमजोर पड़ गई है। वहीं माल की कमी के कारण करीब 70% ग्वार मिलों का परिचालन बंद हो गया है और बाकी मिलों की रफ्तार भी मंद पड़ने लगी है। कुछ सप्ताह पहले देश की ग्वार मंडियों में औसतन रोजाना 2 लाख बोरी ग्वार की आवक थी, जो इस समय घटकर 25 से 30 हजार बोरी रह गई है। पिछले साल 4.7 लाख टन ग्वार का निर्यात हुआ था, जबकि इस बार 5.5 लाख टन निर्यात होने का अनुमान है। सब्जियों की कीमतों में जुलाई के तीसरे सप्ताह तक भारी तेजी रही, लेकिन इसके बाद पिछले 10 दिनों के दौरान इनके दाम कम हुए हैं, जिसमें मानसून की बारिश सक्रिय होने और इसके समान वितरण का अहम योगदान रहा है। इससे सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। जमाखोरी और स्टॉक सीमा तय करने की चेतावनी के बाद स्टॉकिस्टों ने अपने माल को जब्त होने से बचाने के लिए तत्काल बाजार में अतिरिक्त मात्रा की बिक्री की। इसके बाद मुख्य सब्जियों की कीमतें इस महीने अपने सर्वोच्च स्तर को छूने के बाद 50% तक घटी हैं। किसान इस महीने में आम की खेती कर सकते हैं। आम के लिए गहरी तथा अच्छी जल निकास वाली मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। मिट्टी का pH मान 6.5 से 7.5 के बीच सही माना गया है। आम का सफल उत्पादन पोषण जलवायु में किया जा सकता है। देश के विभिन्न भागों के लिए भिन्न भिन्न व्यापारिक किस्में उपयुक्त पाई गई हैं, क्योंकि आम की कोई भी एक किस्म देश की हर जलवायु में समान पैदावार नहीं देती है। उत्तर भारत की स्वादिष्ट किस्में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा, नीलम और बम्बई ग्रीन है। पूसा संस्थान द्वारा मल्लिका और आम्रपाली नामक आम की 2 नई किस्में विकसित की गई हैं। इन किस्मों की विशेषता है कि इनमें उच्च कोटि के फल लगते हैं और फल हर साल आते हैं। आम के पौधे रोपने के लिए सबसे पहले 8 से 12 मीटर की दूरी पर 1 × 1 मीटर आकार के गड्ढे खोद लिए जाते हैं। इन गड्ढों को मिट्टी और गोबर की खाद के मिश्रण से भर दिया जाता है। दीमक से बचाने के लिए प्रत्येक गड्ढे में 50 ग्राम क्लोरवीर को 2 लीटर पानी में घोलकर मिश्रण में मिला दिया जाता है। इसके बाद सिंचाई कर दी जाती है। आम की रोपाई का सबसे उपयुक्त समय बरसात का मौसम है, लेकिन जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है वहां वर्षा समाप्त होने के बाद भी रोपाई की जा सकती है। बासमती धान की PB 1509 के घटिया बीज की सप्लाई और बीज का सही ट्रीटमेंट न होने से धान की फसल झंडा रोग यानी बकानी की चपेट में है। कृषि विभाग के मुताबिक इस बार देश के कई भागों में फसल पर कमजोर मानसून के अलावा झंडा रोग का प्रकोप दिख रहा है। किसान कई किस्म की धान का उत्पादन करते हैं। इस बार PB 1509 की रोपाई भी जमकर की गई है। दुर्भाग्यवश इसमें फैले झंडा रोग ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रोग से परेशान किसान फसल उखाड़कर दोबारा बुआई करने को विवश हैं। वहीं अधिकांश किसान झंडाग्रस्त फसल को भगवान भरोसे छोड़ चुके हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि झंडा रोग फैलने का बड़ा कारण बासमती PB 1509 का नकली बीज है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि PB 1509 की पैदावार अधिक है और रोपाई के बाद यह फसल महज 95 दिन में ही तैयार हो जाती है। सूरजमुखी एक प्रकाश असंवेदी तिलहनी फसल है। खरीफ मौसम में अधिक उपज हेतु इसकी बुआई अगस्त माह में करनी चाहिए।
वनस्पति उत्पादक एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में सूरजमुखी 3,88,000 हेक्टेयर भूमि में उगाया जाता है। इसमें 40 से 50% अच्छी किस्म का तेल होता है। अगस्त के महीने में धान की फसल में झुलसा रोग लगने की संभावना बनी रहती है। झुलसा की पहचान धान की पत्तियों पर आंख और नाव आकार के धब्बे को देखकर की जा सकती है। ऐसे धब्बे झुलसा रोग की शुरुआत है। किसानों को झुलसा के रोकथाम के लिए यूरिया का छिड़काव करने, खेत की मेड़ों को साफ सुथरा रखने और झुलसा का प्रकोप 10% से अधिक होने पर ट्राइसाइक्लोजोल का 120 ग्राम प्रति एकड़ या टेबुकोनाजोल का 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए। धान के स्वर्णा, महामाया जैसे किस्मों में झुलसा का प्रकोप ज्यादा रहता है, इसलिए इन किस्मों में ट्राइसाइक्लोजोल या टेबुकोनाजोल कृषि रसायन का छिड़काव 15 दिन में दोबारा करना लाभप्रद होगा। धान की अन्य बीमारी VLV बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की रोकथाम के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम दवा प्रति एकड़ साथ में मैंकोजेब 250 ग्राम को मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। वहीं धान में गलन की समस्या के लिए रासायनिक दवा हेक्साकोनाजोल 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद अब आइए जायजा लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। मंडी भावों में आज सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं 1,620 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1,610 रुपए, बलिया में 1,520 रुपए और गोरखपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1,640 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चावल के भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 2,125 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2,100 रुपए, बलिया में 2,000 रुपए और गोरखपुर में चावल का भाव 2,095 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चने की औसत कीमतों की करें तो लखनऊ की मंडी में चना 3,600 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 3,460 रुपए, बलिया में 3,400 रुपए और गोरखपुर की मंडी में चने का भाव 3,480 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में सरसों 3,450 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 3,400 रुपए, बलिया में 3,560 रुपए और गोरखपुर की मंडी में सरसों का औसत भाव 3,340 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 3,250 रुपए, बलिया में 3,380 रुपए और गोरखपुर में टमाटर 3,400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। इसी तरह सब्जियों में प्याज के औसत भावों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 2,225 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2,300 रुपए, बलिया में 2,025 रुपए और गोरखपुर में 1,250 रुपए प्रति क्विंटल प्याज का भाव रहा। बैगन की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में बैगन 980 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 910 रुपए, बलिया में 1,050 रुपए और गोरखपुर की मंडी में बैगन का भाव 975 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू के औसत भावों पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 1,660 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1,600 रुपए, बलिया में 1,680 रुपए और गोरखपुर की मंडी में आलू का भाव 1,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नज़र गुड़ के औसत भावों पर। लखनऊ की मंडी में गुड़ का भाव 3,300 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 3,470 रुपए, बलिया में 3,350 रुपए और गोरखपुर की मंडी में गुड़ का भाव 3,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फलों में आम के भावों पर गौर करें तो लखनऊ की मंडी में आम 2,800 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2,940 रुपए, बलिया में 2,850 रुपए और गोरखपुर में आम के औसत भाव 2,900 रुपए प्रति क्विंटल रहे। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि वर्षा जल का संचय, भरे रहे ताल, न रहे सूखा, न पड़े अकाल। बात बिल्कुल सीधी सी है। यदि हम सूखा एवं अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचना चाहते हैं तो हम सभी को वर्षा जल के संचयन की ओर ध्यान देना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि बारिश की एक बूंद भी बर्बाद न जाए। तो यह तो थी वर्षा जल के संचयन की बात। ऐसी कई अन्य बातें हैं जिनकी जानकारी होना हम सभी को बहुत आवश्यक है। तो इसी क्रम में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं उन्नतशील मक्का की खेती। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं फैजाबाद के संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर ओपी सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि उन्नतशील मक्का की खेती और पारंपरिक मक्का की खेती दोनों में क्या अंतर है? पारंपरिक खेती थी, हम पारंपरिक रूप से खेती करते थे, मिलवा के रूप में करते थे और देसी प्रजातियां थीं जिनका उपयोग करते थे। तो उसमें कम उत्पादन क्षमता देने वाली देसी प्रजातियां थीं और साथ ही जो हम अच्छी तरह से परंपरागत रूप से ही करते थे, छिटकाव बीज से करते थे, उसमें पौधे से पौधों की दूरी का मेंटेन नहीं रखते थे, बीज का शोधन नहीं करते थे। तो इन चीज़ों की वजह से उत्पादन कम होता था, पारंपरिक रूप से करते थे। लेकिन उन्नतशील खेती में जो है हम उन्नत तरीके से, उन्नत विधियां जो भी हमारी खोजे हुई हैं उनके अनुसार करते हैं। बीज का शोधन करते हैं, भूमि का शोधन कर लेते हैं, उन्नतशील प्रजातियां हम प्रयोग करते हैं, रोग ब्याध जो होते हैं उनका कंट्रोल करते हैं समय पर। तो इस तरह से जब खेती करते हैं तो हमें उत्पादन अच्छा मिलता है। जी डॉक्टर साहब, अगर मक्का की बात करें, आपने जैसे उन्नतशील मक्का की खेती की बात की, तो
इनके अगर बुआई की बात करें तो बुआई का सही समय क्या है? मिश्रा जी, ऐसा है कि मक्के की ऐसी फसल है कि फोटो इंसेंसिटिव है और मक्के की खेती पूरे वर्ष में 3 हमारी फसल का मौसम होता है, तो तीनों फसली मौसम में उगाए जाते हैं जी। खरीफ, रबी और जायद, मतलब तीनों में की जा सकती है। खरीफ में जो हमारा एक खरीफ चल रहा है, खरीफ में हम इसकी खेती करते हैं और खरीफ में सबसे ज़्यादा एरिया में हम खेती करते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, अगर जैसे हम बुआई की बात कर रहे हैं तो बुआई से पहले प्रजातियों के चयन की बात आती है, तो किस तरह की प्रजातियां होनी चाहिए, कौन सी प्रजातियों का हम चयन करें? मिश्रा जी, ऐसा है कि जैसे प्रजातियों की बात कही जाए तो मक्के में जो है संकुल प्रजाति होती है जिनको कंपोजिट कहते हैं, वैरायटी कहते हैं। इसके साथ साथ हाइब्रिड मतलब संकर मक्का जो होता है ये होती हैं। इनकी क्षमता जो उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है और इस तरह की प्रजातियाँ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में डेवलप है जी। तो उसमें श्वेता है, कंचन है, गंगा है, ये संकुल प्रजातियों में है जी। शंकर मक्का हाइब्रिड वाली 2 है, विवेक शंकर मक्का 1, 2, 3, 5 है। हाइब्रिड क्वालिटी प्रोटीन मक्का जो है ये भी काफ़ी डेवलप हैं। इस तरह से बहुत सी प्रजातियां हैं। तो हाइब्रिड में कोई भी प्रजाति जो है चयन कर लें जो हमारे प्रदेश के लिए संस्कृति हैं और मैक्सिमम जो है संस्कृति हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में मक्का ज़्यादा होता है, ज़्यादा एरिया में कवर किया जाता है जी। डॉक्टर साहब, इस बार जो बारिश है वो विलम्ब से प्रारंभ हुई, तो क्या इस समय हमारे किसान भाई मक्का की बुआई कर सकते हैं? हाँ, इस समय भी अभी जुलाई का हालांकि वर्षा विलम्ब से हुई है। अगर जो इस समय आप मक्का बोना चाहते हैं और उपयुक्त भी है, मुफीद भी है कि इस समय भी हम मक्के की बुआई कर लेंगे शीघ्र पकने वाली का, तो हमें उत्पादन अच्छा मिल जाएगा। अभी कोई विलम्ब नहीं जी कहा जाए। तो डॉक्टर साहब, फिर बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऐसा है मिश्रा जी कि बीज की मात्रा जो है संकुल प्रजाति जो है, संकुल प्रजातियों में 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज देना की मात्रा लगती है। इसी तरह से जो हमारे हाइब्रिड हैं उसमें कम बीज की मात्रा होती है, 12 से 15 किलो। लेकिन बीज की मात्रा को ध्यान देना चाहिए कि उसकी दाने किस तरह के हैं। छोटे दाने की प्रजातियों में थोड़ा बीज की मात्रा कम लगेगी और बड़े दाने की प्रजातियों में बीज की मात्रा ज़्यादा लगेगी। तो कुल मिला के जो है हाइब्रिड में 12 से 15 किलो और संकुल में जो है जो कंपोजिट प्रजातियाँ हैं 15 से 20 किलो बीज का प्रयोग करें। अच्छा, तो बुआई करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि रोगों से बचने के लिए बुआई के लिए बीज का शोधन एक महत्वपूर्ण है। बीज शोधन अवश्य कर लें। बीज का शोधन अवश्य कर लें। बीज शोधन में बहुत कम पैसा लगता है। कम पैसे से हम आगे आने वाले जो आपदा कीट रोग हैं इनसे बच सकते हैं जी। तो इसलिए बीज का शोधन अवश्य करें। इसके पहले तो मैं कहूँगा कि भूमि का शोधन भी कर लें, क्योंकि मक्के की खेती जो है लगभग किसान ऐसे में करते हैं कि जो वेल ड्रेन हो, जिसमें पानी निकास की सुविधाएं ज़्यादा हो, पानी नहीं रुकता है, उन खेतों में करते हैं। आप भूमि भी करीब करीब बलुई दोमट या दोमट होती है उसी में खेती करते हैं। ऐसे भूमि में दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो भूमि शोधन करके दीमक के प्रकोप को कम किया जा सकता है जी। यानी भूमि शोधन भी कर लें। हाँ, और बीज शोधन भी करें जी। डॉक्टर साहब, हमने बुआई की, उसके बाद अब हमें बात आती है कि हम उर्वरक की मात्रा कितनी प्रयोग करें और कब कब करें? बहुत अच्छी बात है मिश्रा जी, क्योंकि उर्वरक जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम ध्यान दें कि हम अपने भूमि में जिसमें जा रहे हैं मक्का की खेती करने, उसमें मृदा का परीक्षण करा लें, क्योंकि उर्वरक जो है काफ़ी कीमती हो गया है, कीमत बढ़ गए हैं। तो हमको उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग करें, हमारी लागत भी कम हो। तो भूमि का परीक्षण करा लें, परीक्षण के अनुसार ही हम उर्वरक का प्रयोग करें। उर्वरक प्रयोग में जो है जैसे हमारी शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं, उसमें जो है हम 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश का प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। इसी तरह से देर से पकने वाली जो हमारी प्रजातियां हैं या मध्यम अवधि की जो है उसमें 100 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो पोटाश और 60 किलो फास्फोरस का प्रयोग करें। लेकिन हमारी देर से और संकर प्रजातियां हैं
वो ज़्यादा फीडिंग है, ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमें 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो पोटाश और 60 किलो फास्फोरस का प्रयोग करें। इसके साथ साथ मक्के में ये जिंक की कमी का, अगर हमारे खेत में जिंक की कमी है तो इसका भी काफ़ी प्रभाव उसके उत्पादन पड़ता है। तो हमें जिंक सल्फेट का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में प्रयोग कर देना चाहिए। लेकिन जिंक का प्रयोग करते समय एक ध्यान रखना चाहिए कि जिंक का और फास्फोरस ये दोनों को साथ साथ न करें, इसको अलग से प्रयोग कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आसमान पर घने बादल छाए रहे। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी तथा कुछ स्थानों पर सामान्य वर्षा हुई। विगत दिनों फसल मौसम सतर्कता समूह क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के सभागार में संपन्न हुई बैठक में मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 5 अगस्त 2014 तक प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से घने बादल छाए रहेंगे। लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण बना मानसून प्रदेश के उत्तर पूरब की तरफ झुकाव होने के कारण प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। प्रदेश के शेष भाग में मुख्य रूप से दक्षिणी उत्तर प्रदेश के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। इस बीच सभी अंचलों में 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने के आसार हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान लगभग सामान्य रहने की संभावना है। किसान भाई धान की रोपाई का कार्य जितना जल्दी हो पूरा करें। अधिक अवधि वाली पौध की रोपाई विलंब से करने की दशा में चोटी काटकर रोपाई करें। इससे तना बेधक एवं हिस्पा कीट का प्रकोप कम होगा। प्रतिकूल मौसम के कारण रोपाई के बाद जो पौधा मर गया हो उसकी जगह दूसरे पौधे जल्दी से जल्दी लगाएं ताकि प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या कम न होने पाए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी संरक्षण हेतु मक्के की निराई तथा विरलीकरण करें। मध्यमकालीन गोभी व गोल बैंगन की प्रजातियों की यथाशीघ्र पौधशाला में बुआई करें। बैंगन व मिर्च की तैयार पौध की रोपाई करें। वर्षाकालीन कद्दू वर्गीय सब्जियों लौकी, तुरई, सीताफल, करेला व टिंडा की बुआई करें। अधिक पैदावार व लाभ प्राप्त करने के लिए लता वाली सब्जियों के लिए मचान बनाएं। मत्स्य पालन से जुड़े किसान भाइयों के लिए उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम की हैचरियों तथा निजी क्षेत्र की हैचरियों पर मत्स्य बीज उपलब्ध हैं। इच्छुक मत्स्य पालक भाई अपने तालाबों में मत्स्य बीज का संचय कराएं। जिन तालाबों में मत्स्य बीज संचय हो गया हो उनमें बड़े आकार के जाल से खरपतवार निकाल दें। जाल डालने से पूर्व तथा प्रयोग के बाद जाल को पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 5% के घोल में डुबोएं। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।